हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, खुशियों को समेटते रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगर याद रहे तो मेरा नाम लेके मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आप समझ लें कि हमारा सालों का रिश्ता था, जो जब मैं पाकिस्तान में था हमारा कायम दायम था। और बहरहाल कुछ वजूहात की बिना पे वो किसी और जगह चले गए, मैं किसी और जगह आ गया। तो अब हमारा ये जो रिश्ता था वो सिर्फ फ़ोन की हद तक या कभी कभी बात करने की हद तक कायम रहा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम हसान है और ये आजकल इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब किया करते हैं। ये जो वाक़या था, ये समझ लें कि आप 2019 और 20 का वाक़या था, जबकि कोरोना का स्टार्ट हुआ था और पूरे मुल्क में देखते ही देखते ना सिर्फ पाबंदियां लग गई थी बल्कि लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पे शुरू कर दिया गया था। उन्हीं दिनों ये बताते हैं कि एकदम से रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मुझे अपने भाई की तरफ से, जो कि कराची में था, कॉल रिसीव हुई। अब जब मैंने अपने भाई से बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली बातें हुआ करती हैं, खैर खैरियत की बातें करेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा, कुछ मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। लेकिन उसका जो लबो लहजा था या उसका जो बात करने का अंदाज था, उससे लग रहा था कि किसी परेशानी का शिकार है, कुछ ना कुछ गलत है जो हो चुका है और वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो पीछे से अम्मी की भी आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा कि जैसे अम्मी बहुत परेशान हैं या रो रही हैं। अब जैसे ही मैंने ये सिचुएशन देखी तो मैंने फ़ौरन से अपने भाई से पूछा कि तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जब मैंने उससे बार बार पूछा तो उसने मुझे कहा कि जो मेरे फादर हैं उनको एकदम से हार्ट अटैक हुआ है और ये अब से तकरीबन 2 घंटे पहले की बात है। इस वक्त मेरे फादर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और तुम परेशान ना हो, मैं भी हूँ, अम्मी भी हैं और हमारे बहुत सारे कज़न्स भी मौजूद हैं। तो तुम कोशिश करो कि अपने काम पे फोकस रखो। इंशाल्लाह बाबा की जो तबीयत है वो थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी। आप कितनी ही नाफरमान औलाद क्यों ना हो, जब आपको पता चलता है कि आपके वालिदैन, ख़ास तौर पे आपका बाप, जो आपका रहबर होता है, आपका मेंटोर होता है, जो आपके लिए सब कुछ हुआ करता है, उसको कुछ हो जाए तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ था। मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाए, कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह मुझे कोई फ़्लाइट मिल जाए या कैसे भी मैं कराची पहुंच सकूं। लेकिन बस वो मेरे बुरे दिन थे और चाहने के बावजूद भी ना मुझे कोई फ़्लाइट मिली, ना कोई मेरा बंदोबस्त हो पा रहा था कि मैं कराची के लिए निकल सकूं। खैर, बड़ी कोशिशों के बाद और बड़े ताल्लुकात इस्तेमाल करने के बाद एक चांस मिला और वो इस तरह से था कि मुझे बाय रोड इस्लामाबाद से कराची जाना था। बाय रोड इस्लामाबाद से कराची आना मसला नहीं था। मसला ये था कि जगह जगह पाबंदियां थीं, लॉकडाउन था, पुलिस खड़ी हुई थी। लेकिन जो रेफरेंस था वो इंशाल्लाह मेरे काम आने वाला था। बहरहाल उस रेफरेंस के आसरे पे मैं इस्लामाबाद से उसी वक्त निकला। आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर निकला और मेरी पूरी कोशिश थी कि 18 से 19 घंटे में जैसे तैसे कराची अपने बाप के पास अस्पताल में पहुंच सकूं। जब मैं निकला तो शायद रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ हुआ था।
दूर दूर तक न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क में कोरोना की पाबंदियां लगी हुई थी। खैर, जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो तकरीबन 2 घंटे तक अल्लाह का शुक्र है ना कोई रुकावट आई, ना ही किसी ने चेक किया और ना ही रास्ते में पुलिस नजर आई। इसी तरह तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे और रात के तकरीबन पौने 3 बजे का टाइम था। मेरा प्लान यह था कि किसी भी तरह 7 बजे तक या 6 बजे तक मैं सिंध के अंदर दाखिल हो सकूं। खैर, रास्ते में एक जगह नज़र आई और मुझे बहुत ज़ोर से यूनीन आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस जगह मैं गाड़ी रोकता हूँ और अंदर जाता हूँ और जाके फ्री होने के बाद वापस से ड्राइव शुरू करता हूँ। ये जो जगह थी, यहाँ से मैं पहले भी गुजरा था। बेसिकली एक मोटल था। अब क्योंकि कोरोना की पाबंदियां थीं, बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो यहाँ पे भी कोई भी मौजूद नहीं था। एक गार्ड था जो बाहर बैठा हुआ था और इसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट था जो अंदर मौजूद था। मैं अंदर गया, मैंने वहाँ जाके सलाम दुआ की और उसके बाद मैं सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। ये जो वॉशरूम था, ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था और शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ की लाइट्स ख़राब हैं। खैर, मैंने मोबाइल की जो टॉर्च थी वो ऑन की और वॉशरूम में जाके फ्री होने लगा। ये बताते हैं कि जब मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के बाहर, यानी जो गेट है उसके बाहर की तरफ शायद कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो ना सिर्फ चल रहा है बल्कि बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब खैर, मैं वॉशरूम से फ्री हुआ और मेरा जो फोकस था बस यही था कि यहाँ से निकलूँ, हाथ वगैरह वॉश करूँ और अगर कुछ खाने को बिस्किट चिप्स वगैरह मौजूद हैं तो वो ले लूँ। बहरहाल, जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो वहाँ पे, यानी कि वॉशरूम के बिल्कुल बाहर जो जगह थी, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से बाहर रिसेप्शन की तरफ आया और उनसे जो भी चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें लीं, उनका शुक्रिया अदा किया और वापस से भागता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा था तो एकदम से जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, यानी ओपोजिट रोड पे या उस तरफ पड़ी जहाँ पे झाड़ियाँ या खेत वगैरह मौजूद थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामने दरख्त लगे हुए हैं, जो कि शायद माल्टे के दरख्त थे, उन दरख्तों के आगे एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में खड़ी हुई है और ना सिर्फ वो खड़ी भी है बल्कि उसके साथ साथ एक 3 या 4 महीने का बच्चा भी उसकी गोद में मौजूद है। मुझे लगा कि शायद कोई गांव की औरत होगी या कोई मांगने वाली होगी जो रास्ता भटक के या जैसे तैसे रोड पे आ गई होगी। अब जैसे ही मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका जो चेहरा है बड़ा खौफनाक चेहरा है और एक अजीब सी फिटकार है जो उसके चेहरे पे मौजूद है। इसके साथ साथ इस अंधेरे में उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसको देखते ही मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। खैर, मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठा। वो जल्दी में था, मैंने गाड़ी स्टार्ट करना शुरू की। अब जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो अगले ही सेकंड, अगले ही लम्हे जो मेरी गाड़ी का शीशा था उस पे किसी ने जोर जोर से नॉक किया। अब जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वही औरत बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़ी हुई है और हाथ बढ़ा के इशारा कर रही है, जैसे कि वो मुझसे भीख मांगना चाहती हो या वो कुछ मांग रही हो। बहरहाल, जब मैंने उसको इस तरह से देखा, हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहता था, एक तो मेरे फादर अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन मुझे कुछ मशकूक लगा मामला। खैर, मैंने बजाय इसके कि मैं रुकता, उससे बात करता या उसको भीख देता, गाड़ी स्टार्ट की और फौरन से उसको भगाना शुरू कर दिया। अब जितना तेज़ हो सकता था मैं मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और मुझे वहाँ से निकले हुए तकरीबन 20 या 25 मिनट गुजर चुके थे। इसी दौरानिए में मुझे अपनी गाड़ी की जो बैक सीट है उस तरफ कोई मूवमेंट महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर, कोई बिल्ली
जब मैं रुका था वहाँ से अंदर दाखिल हो गई है। अब मैं क्योंकि 80 या 90 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रहा था, तो एकदम से गाड़ी को रोकना या पीछे देखना खतरे से खाली नहीं था। मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई और बिला आखिर मैंने जो गाड़ी की स्पीड थी उसको ना सिर्फ स्लो किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखना शुरू किया। बैक व्यू मिरर से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर, मैंने जब गाड़ी मुकम्मल तौर पे रोकी और रोकने के बाद बाकायदा पीछे पलट के देखा, तो मैंने देखा कि वही औरत बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी जो गाड़ी है उसकी बिल्कुल बैक सीट पे साइड में बैठी हुई है और बाकायदा नीचे होके बैठी हुई है, ताकि मैं उसको साइड मिरर के ज़रिए ना देख सकूं। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी के अंदर देखा, तो वो अजीब से तरीके से मुझे देख के मुस्कुराने लगी। वैसे ही लाल शोलों की तरह उसकी आंखें चमक रही थीं, और ना सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं, बल्कि उसका ज़ख्मी चेहरा मेरी आंखों के सामने मौजूद था। उसके जिस्म पे, ख़ास तौर पे उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन कट्स से खून निकल रहा है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस बच्चे पे पड़ी जो उसकी गोद में मौजूद था, तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा है उसकी अजीब आंखें हैं, यानी कि जैसे कि आमतौर पे बच्चों की 2 आंखें हुआ करती हैं, तो वो 2 आंखें नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि 2 आंखों को मिला के कुछ अजीब सी उसकी आंखें हैं जो उसके माथे पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो जो बच्चा था उसकी नाक उसके चेहरे पे मौजूद नहीं थी। गर्ज के उस औरत के साथ साथ इस बच्चे का जो चेहरा था वो भी खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। बहरहाल, जब मैंने इस तरह से उस औरत को और उस बच्चे को देखा, तो मैं एकदम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और जितनी भी कुरानी आयत आती थी वो मैंने ना सिर्फ पढ़ना शुरू की, बल्कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद हिसार करना और गाड़ी की तरफ फूंकना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं मुसलसल तिलावत करता रहा और मेरा जो फोकस था वो गाड़ी की तरफ था। मुझे लग रहा था वो किसी भी लम्हे गाड़ी से बाहर निकलेगी और मेरी जान ले लेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 10 या 15 मिनट तक मुसलसल गेट बंद था और उसके कुछ देर के बाद दूर से मुझे एक गाड़ी आती दिखाई दी। अब जैसे ही वो गाड़ी मेरे करीब पहुंची, तो उसमें भी इत्तेफाक से एक फैमिली मौजूद थी, और जब उन्होंने मुझे इस अंधेरे में, इस वीराने में रुके हुए देखा, तो समझे कि शायद मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। खैर, वो अपनी गाड़ी से निकल के जब बाहर आए, तो मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैंने एक औरत को एक बच्चे के हमरा इस गाड़ी के अंदर देखा है। वो कहने लगे कि शायद आपका वहम होगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उनके साथ साथ मैंने भी आयतुल कुर्सी दोबारा से पढ़ी और हम लोगों ने अपनी गाड़ी की तरफ, यानी मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैं अपनी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा और वहां पहुंच के जब मैंने गाड़ी का गेट खोला, तो आप यकीन करें कि उस गाड़ी के अंदर ना वो औरत मौजूद थी और ना ही उसका बच्चा मौजूद था। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पे मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा था एक औरत एक बच्चे के हमरा पीछे की तरफ ना सिर्फ बैठी हुई थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से गाड़ी की पिछली सीट के नीचे की तरफ छुपी हुई थी। खैर, ये जो साहब थे ये बड़े अच्छे साहब थे और इन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठें, खिड़कियां खोल के रखें, हम भी आपके साथ साथ कराची की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम दोनों साथ रहें। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे जब मैं सिंध के अंदर एंटर हुआ, तो उस वक्त तक फजर की अजान हो चुकी थी और फजर की अजान के बाद मेरा हौसला बहाल हुआ और मेरे औसान जो थे उन्हें ज़बतन बेहतर हो चुके थे। खैर, जैसे तैसे मैं कराची पहुंचा और कराची पहुंचते पहुंचते मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तकरीबन 6 से 7 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और इस दौरानिए में अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे फादर थे उनकी तबीयत रिकवर कर गई। आज भी जब मैं उस खौफनाक रात को या उस खौफनाक वाक़ये को याद करता हूँ, तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत उसी बच्चे के हमरा मेरे बहुत ही करीब मौजूद है। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये बड़ी मुख्तसर सी स्टोरी है और ये स्टोरी हमें मिस इरम ने कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद से शेयर की है। ये बताती है कि अब से तकरीबन 15 या 20 सालों से हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही रहा करते हैं। इस वक्त यानी मौजूदा दौर में हम ब्लॉक एफ में रहते हैं, लेकिन इससे पहले हम ब्लॉक ए के अंदर रहा करते थे। ये बताती हैं कि जो ब्लॉक ए है, उस ब्लॉक ए के अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं या बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं और वहाँ पे जितने भी लोग रहा करते हैं, उन्होंने यकीनन किसी न किसी को वहाँ पे महसूस किया है। जैसे कि बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके कज़न की शादी थी और ये पूरी की पूरी जो फैमिली थी, वो सखी हसन पे शादी को अटेंड करने के लिए गई हुई थी। अब क्योंकि इनके कज़न की, जो कि बहुत क्लोज़ था या क्लोज़ थी, उसकी शादी थी, तो ज़ाहिर सी बात है इनको भी वापस उन्हीं लोगों के साथ आना था। ये बताती हैं कि एकदम से जो मेरी मदर थी, उनको बेचैनी महसूस होने लगी और ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। अब जब उनकी एकदम से तबीयत ख़राब हुई, तो हमारे चाहने के बावजूद भी हमें हॉल से जल्दी निकलना पड़ा। ख़ास तौर पे मैं अपनी मदर के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ गाड़ी में बैठ के पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। अब जब हम लोग घर के करीब पहुँचे या हमारा जो भी सोसाइटी थी उसके करीब पहुँचे और जैसे ही हम सोसाइटी के गेट से अंदर की तरफ आए, तो जब हम सोसाइटी के अंदर की तरफ आया करते थे, ये जो भी बैंकिंग ऑफिसर्स की सोसाइटी थी, वहाँ पे एंटर हुआ करते थे, तो एंटर होते ही जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा था, यानी उल्टे हाथ पे 2 बड़े-बड़े दरख्त मौजूद थे। हमारी नज़र जैसे ही उन दरख्तों पे पड़ी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद उन दरख्तों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अच्छा, मैं समझी कि शायद मेरा वहम है या हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह होगी, लेकिन जो मेरे साथ मेरी बहन मौजूद थी, उसने भी देखा कि उन दरख्तों पे कोई बैठा हुआ है और जब उसने मज़ीद गौर किया, तो बताती कि उन दरख्तों पे बाकायदा 2 औरतें बैठी हुई थीं, जिनके कद मुश्किल से 3 या 4 फीट के दरमियान थे। उनके बहुत ही भयानक, बहुत ही अजीब से चेहरे थे और उनके जो बाल थे वो बहुत ही लंबे लंबे कर्ली हेयर्स थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी उनकी हाइट थी, उतने ही तकरीबन उनके बाल थे और वो बाकायदा दरख्त से नीचे लटके हुए थे। अब जैसे ही मेरी बहन ने भी उस तरफ देखा और मैंने भी उस तरफ देखा, तो मेरी बहन ने एकदम से कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। अब जैसे ही उसने मुझे कहा, तो ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले से उसके कहने का वेट कर रही थी। मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो हम लोगों ने सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये बताती हैं कि मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे, हम अपने घर पहुंच गए। लेकिन इन 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों बहनों पे शदीद सर्दी तारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। कुछ देर बाद जब हम लोगों ने टेम्परेचर चेक किया, तो हम दोनों बहनों को 103, 104 बुखार हो चुका था। 1 हफ्ते तक हम दोनों बहनें शदीद बीमार रहे और उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके हमारी तबीयत बेहतर हुई। आज भी वहाँ पे वो सोसाइटी या वो बैंकिंग ऑफिसर सोसाइटी मौजूद है। आज भी वहाँ पे 2 दरख्त मौजूद हैं और आज भी उस सोसाइटी के बारे में या उन घरों के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पूरे ब्लॉक ए में मशहूर हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये सारी स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं, तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, खुशहाल ज़िंदगी दे और हमारी उम्र में, हमारे रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए।
अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।